नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष शबिश्ता जकी ने उठाया सदन में जोन अध्यक्ष नियुक्त पानी बिजली के मुद्दे। सदन में हुए हंगामे को लेकर परिषद अध्यक्ष हुए नाराज। कांग्रेस पार्षद बोले, अफसर हमारे मोबाइल अटेंड नहीं करते हैं। बीजेपी पार्षदों ने भी बजाई ताली। अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कमिश्नर कोलसानी से कहा कि इस इशू को सभी के साथ है, इसे दूर करें। मोहम्मद सागी ने उठाया एक मुद्दा। इस मुद्दे का जवाब MEC मेंबर रविंद्र यति ने दिया। सगीर ने कहा कि 5 बार का पार्षद हूं, परिषद में रहते हुए बूढ़ा हो गया हूं। कांग्रेस पार्षद ने उठाया मुद्दा, निगम के अधिकारी नहीं उठाते फोन। कांग्रेस के साथ बीजेपी के पार्षद ने तालियां बजाकर सहसम्मति जताई। ये पूरा कोई एजेंडा अलग से जारी नहीं हुआ, ये लोग आपका है एजेंडा कार्यक्रम। खर्च है और एक ही दिन में 58 पार्षद, प्रति पार्षद 5,000 यानी 2,90,000 रुपए कुल खर्चा हो रहा है। देखिए, वही मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रश्न जिसने लगाया है, प्रश्न के पॉइंटों को आप देखें, उसने क्या क्या प्रश्न में मांगा है और उसके बाद उन सारे अधिकारों को देते हुए, जवाबों को देते हुए लास्ट पॉइंट को आप पकड़ रहे हैं कि पार्षदों ने या भाजपा पार्षदों ने 2,90,000 का स्वल्पाहार कर लिया। भाई, उसमें मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पब्लिक भी आई थी, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाओं को किया है। फिर परिषद हुई थी पिछली बार, 2 परिषदों का भी खर्च उसमें जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ों के डिटेल हमारे MIC सदस्य ने उनको दिया है। इतना सारा हो गया। अरे सारी चीजें उसमें डिटेल है। 2,90,000 में इतना सब हो जाएगा। सब डिटेल है। मत भाई डिटेल है कि इसमें कितना खर्च हुआ, वो MIC ने दिया है। मैम, 2,90,000 में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अंडर में आता है, लेकिन जिला प्रशासन के अलावा जो जियो टावर की परमिशन में बड़े तौर पर धांधलियां की गई, जितने भी टावर लगे हुए हैं जियो वाले अवैधानिक तरीके से लगे हैं, उनको हटना चाहिए। यहाँ पर है ना, भोपाल पूरे मतलब मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के दोस्त हैं जियो वाले, तो जियो वालों के लिए कोई क्या नियम नहीं है? इसलिए हमारे पार्षद सादी ने ये क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए, घेपे कर चुके हैं और जिसका आंसर होना चाहिए वो आंसर नहीं देता MIC मेंबर का, दूसरा बोलता है जिसको पता है। लेकिन एक भी पार्षद का आंसर आसंदी से सही तरीके से ना तो रिटर्न में दिया गया, ना ही कोई जवाब दे पाया। इससे आप सभी लोग समझ सकते हैं कि नगर निगम के अंदर कितनी धांधलियां चल रही हैं और इसी वजह से नगर निगम गर्त में है। अगर सही तरीके से अधिकारी कर्मचारी काम करें और पैसे का सही उपयोग करें तो ये नौबत नहीं आती भोपाल शहर की, जो हम गड्ढों में रह रहे हैं। अधिकारी भी फोन नहीं उठाते, ये भी शिकायत की आपने? बिल्कुल सही। लगभग 2017 से ये पूरा मामला चल रहा है, जब तक जियो टावर आया। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों में हस्तक्षेप है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम आखिर किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है? देखिए, सम्मानीय पार्षद ने जो प्रश्न लगाया था, अब जियो टावर ही उन्होंने क्यों प्रश्न पूछा है, ये वो जवाब नहीं दे पाए जो हमारे MIC सदस्य ने पूछा। और निश्चित ही यदि उनका कहना है कि मैंने सर्वे किया है, तो वो सर्वे को जो उन्होंने सर्वे किया है कि कहाँ अवैध रूप से टावर लगे हुए हैं, यदि वो सूची, क्योंकि उनका कहना है कि हमने सर्वे किया है, तो वो सूची बता देते हैं कि किस स्थान पर अवैध टावर लगा हुआ, तो उस पर कार्रवाई होगी। जांच के बाद जवाब आपको मिला है? हमको कोई रिटर्न में जवाब नहीं दिया। हमने
जो धरना प्रदर्शन किया था, हम पे FIR हुई थी। गुड्डू चौहान के ऊपर जो 19 का नोटिस दिया था, ना उससे संबंधित कोई नस्ती पटल पर आई। इसका मतलब सारी फर्जी कार्रवाई थी। कोई विभागीय आदेश, कोई विभागीय जांच इनके यहाँ से नहीं हुई थी, ना कोई लेटर जारी किया गया था, और ना ही है ना ऐसा कोई लेटर यहाँ से जारी हुआ, और ना हमको पटल पे दिए गए। जबकि नियम ये कहता है कि 2 दिन पहले हमारा आंसर आ जाना चाहिए। और आप सभी मीडिया वालों ने देखा होगा, मैं यहाँ पर धरना दिया, उसके बाद अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। कौन सा पद है इनका? ये वेतन दैनिक वेतन भोगी हैं, और इन्होंने ट्रेजरर का पद हासिल किया था किसी व्यक्ति को कमरे में बंद करने के बाद। तो हाई कोर्ट ने इनको आदेश किया था कि जितनी भी इन्होंने वेतन लिया है और जो उस पद के ऊपर रहकर सुविधाएं नगर निगम से आर्थिक अनियमितताएं करके ली थी, वो सारा वापस किया जाए। संकल्प पारित हो चुका है, वो संकल्प मैंने सदन में पढ़ के बताया है। और ऐसे लोगों को नगर निगम पर्दा डाले रखी है, क्योंकि नगर निगम ने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी, आज तक कोई वसूली नहीं की कमर साकिब से। अरे वो तो आरोप लगाने कोई कुछ भी लगा सकता है। 2,90,000 का उन्होंने पूरी चीजों का बताया। नहीं, पूरा स्वल्पाहार भी बोला, उसमें परिषद का जो भोजन था उसका भी है, जिस दिन शपथ हुई थी उस दिन का खर्च भी जोड़ा है, सारे खर्च जुड़े हुए हैं। कमर साकिब जैसे कितने अधिकारी नगर निगम में काम कर रहे हैं? वो दिखवा लेंगे, यदि कमर साकिब जैसे ऐसे अधिकारी होंगे तो निश्चित ही बिल्कुल मामला है, अधिकारियों के किसी के भी फोन नहीं उठा रहे, बड़ी गंभीर बात है, उनके फिर काम कैसे होंगे? देखिए, अब मेरे को तो समझ में नहीं आया कि कौन सा अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा। यदि पार्षद जी यदि ये बताते हैं कि फलाना अधिकारी, नाम लेके बताए वो कि इस अधिकारी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, और यदि उस समय नहीं उठाया, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं उठा पाते, यदि रिप्लाई नहीं दिया है, उनकी बातचीत नहीं हुई है, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। 5 नवंबर को राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सद्भावना मंच मध्य प्रदेश के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल होंगे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को लेकर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि 8 बजे से होने वाले मुशायरा और कवि सम्मेलन में लखनऊ के शायर मुनव्वर राना, जावेद सक्सेना, अलीगढ़ शबीना। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रारंभ में अर्जुन सिंह सद्भावना मंच द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी के याद अर्जुन सिंह मुशायरे में हमारे बीच में आदरणीय मुनव्वर राणा साहब, श्रीमती गुजारा जावेद जी, विष्णु सक्सेना जी, श्रीमती सबीना अली जी, श्री हासिम फिरोजाबादी जी, श्री खुर्शीद हैदर साहब, डॉक्टर नदीम साहब, श्री सरदार झंझट जी, श्री अनिल चौबे जी, सुश्री आरिफा शबनम जी देख नहीं पाती हैं, लेकिन बहुत मशहूर शायरा हैं जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करेंगी। श्री नदीम फारूक जी, श्री मन्नान फराज जी, कयामुद्दीन कायम जी अपनी रचनाओं से, अपने कलाम से भोपाल की आवाम से रूबरू होंगे आपके माध्यम से। चूंकि ये कार्यक्रम पहले इकबाल मैदान भोपाल में हमेशा होता था, लेकिन वहां पर शासन प्रशासन ने अनुमति देना बंद कर दिया है, इसलिए ये अचानक परसों ही हमें सेंट्रल लाइब्रेरी का मैदान आवंटित हुआ है। इसलिए प्रचार प्रसार में थोड़ा जो पहल होनी चाहिए थी, पहले वो नहीं हो पाई। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो शायरी पसंद करते हैं, शेर पसंद करते हैं, कविताएं पसंद करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें। आप सबके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ। और हमारे इस आयोजन में हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर नहीं, हमारे साथी भाई विजय तिवारी जी, वो पूरी तरह से इस याद अर्जुन सिंह के कार्य में पिछले कई सालों से हम दोनों मिलकर अपने के साथ ये कार्य करते हैं। मैं साजिद भाई से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से भोपाल के आवाम से लोगों से अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
पंजाब के पूर्व महामहिम राज्यपाल, भारत सरकार के कई बार मंत्री रहे, सर्वहारा वर्ग के नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी की जयंती 5 नवंबर को होती है। पिछले 11 वर्षों से कोरोना काल को छोड़कर अर्जुन सिंह सद्भावना मंच मध्य प्रदेश की तरफ से उनकी जयंती पर हम लोग विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश में करते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने उस कार्यक्रम को करने का निश्चय किया है। तो अर्जुन सिंह सद्भावना मंच मध्य प्रदेश 5 नवंबर को शाम को एक अखिल भारतीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यादें अर्जुन सिंह जी के नाम से ये कार्यक्रम होता रहा है और इसी नाम से इस बार भी ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के तमाम शायर, शायरा और कवि शिरकत कर रहे हैं। उनकी सूची आपके पास प्रेस नोट के माध्यम से पहुंच रही है। इस अवसर पर हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, संसद के नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ होंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ब्रजलाल खाबरी जी जो पूर्व सांसद हैं, वो विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी हम सब के साथ इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में आज कई प्रस्ताव हुए पारित। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नगर निगम भोपाल की परिषद बैठक में 3 प्रस्ताव दिए हैं तो सर्वसम्मति के पास हो गए हैं। हलालपुरा बस स्टैंड हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाएगा और हलालपुरा बस्ती का नाम अब हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाएगा और लालघाटी चौराहा नारायण दास सर्वेश्वर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। हलालपुर बस स्टैंड, लालघाटी चौराहा, हलालपुर बस्ती, ये 3 नाम मैंने परिवर्तित किए हैं। इन 3 नामों में जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है, वह इतिहास हमें कलंकित करता है। भोपाल बड़ा सुंदर शहर है, भोपाल बड़ा एकदम हरा भरा प्राकृतिक भोपाल है, ताल और तलैयों का भोपाल है। इसलिए इस भोपाल को अच्छा सुनना, अच्छा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सांसद होने के नाते भी जब मैं ये सब सुनती थी और इतिहास जब इसका देखा जाता है तो उसमें बड़ा कुकृत्य भरा हुआ है और नृशंस हत्याएं। रानी कमलापति के 14 वर्ष के पुत्र वहाँ शहीद हुए, सैनिक, वीर सैनिक वहाँ शहीद हुए, नागरिक शहीद हुए, उनको वहाँ पर मार दिया गया। और इस प्रकार से उन जो रक्त रंजित वहाँ की जो भूमि है उस वो लाल हो गई, रक्त रंजित हो गई, लाल हो गई, इसलिए उसका नाम लाल घाटी कर दिया गया। तो ये इतिहास हमें पुनर्याद दिलाता है कि हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ और ये बड़ा ही सुनने में ऐसा बुरा लगता है, पीड़ा होती है मन को। इसलिए इसका नाम बदल करके वहाँ प्राचीनतम गुफा मंदिर है, शिवजी का मंदिर है, तो इसलिए उस गुफा मंदिर में जो महंत थे उन महंत जी, नारायण दास जी महंत ने भी व्रत रखा भोपाल की विलय के लिए, राष्ट्र में भोपाल का विलय हो, और इसलिए उन्होंने बिल्व पत्र खा करके संकल्प लिया था। कई दिनों तक उन्होंने उपवास रखा और बिल्व पत्र खा करके जिए। इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हुए जिस समय वो ब्रह्मलीन हुए उसके पश्चात उनका नाम श्री नारायण दास महंत चौराहा, सर्वेश्वर चौराहा, इस प्रकार से उसका नाम रखा गया। हनुमानगढ़ी मंदिर, हलालपुरा जिसको बस स्टैंड कहते हैं, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसको हनुमानगढ़ी कहते हैं, इसलिए हनुमानगढ़ी बस स्टैंड उसका नाम, और जो हलालपुर बस्ती है उसका नाम हनुमानगढ़ी
गढ़, ऐसा करके 3 प्रस्ताव मैंने दिए हैं, वो पारित हुए, सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। हम भोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, भोपाल नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दोनों पक्षों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सबने मिलकर भोपाल के लोगों ने और भोपाल के विकास में, नए भोपाल के लिए उन्होंने बहुत बहुत भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने कहा कि अशोक गहलोत बहुत सीनियर नेता हैं और राजनीति में हर पद की गरिमा होती है। देश के प्रधानमंत्री उनके कर्मों का, उनके कार्यों का क्रिटिसाइज करना और उनको आईना दिखाना हमारा धर्म है, विपक्ष का धर्म है। और क्या यह सवाल नहीं है कि देश में 2 करोड़ रोजगार की बात हुई है? क्या देश की हालात नहीं है कि दुनिया का सबसे कर्जदार प्रदेश हमारा बन गया है? मैं चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था आपकी समाप्त है, किसानों के साथ अन्याय लगातार आपका जारी है और रोज इवेंट। पिछले महीने 1 हफ्ते में 4000 करोड़ रुपया आपने मध्य प्रदेश के लिए कर्जा लिया। 1 हफ्ते में 4000 करोड़ रुपए। हमारा देश का प्रथम राज्य बन गया, पहला राज्य जहां सबसे ज्यादा कर्जदार सरकार हो गई। अब लगभग 30,000 करोड़ रुपया, लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमें सिर्फ ब्याज के रूप में ईयरली देना पड़ता है, साल का देना पड़ता है। तो जब 30,000 करोड़ रुपया, जिस बजट का आप 1,75,000 करोड़ रुपए के बजट को संभावित बनाते हो या 2 लाख करोड़ रुपए के बजट को संभावित बनाते हो, उसमें 30,000 करोड़ सिर्फ ब्याज की देनदारियां हैं। तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार जनता समझे कि ये अधर्मी लोग, ये राजनीतिक रूप से ठग लोग देश को, प्रदेश को कर्जदार बनाना चाहते हैं। लगातार जिस रूप में कर्जदार मध्य प्रदेश बन रहा है और मुख्यमंत्री रोज इवेंट करते हैं, विज्ञापन पे पैसा खर्च करेंगे, ये लगातार जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग पे अरबों रुपया खर्च करने लगे हैं, रोज अखबारों के फ्रंट पेज पे विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन दें पर कर्ज ले लेके दें। ये एक तरह का मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा, अन्याय और ठगपन है। तो सबसे ज्यादा कर्जदार प्रदेश मुख्यमंत्री जी आपने मध्य प्रदेश को बना दिया। 20 साल में हमारी सरकार आई थी, हमने इससे निजात पाने के कदम उठाए थे, 15 महीने में रिजल्ट दिए थे। अब रोज आप बच्चों को कहते हो कि मैं अब इस महीने में एक महीने में 10,000 रोजगार दूंगा, कभी कहते हो 20,000 रोजगार दूंगा, कभी कहते हो 40,000 रोजगार दूंगा, और हर बार रोजगारों की गिनती करते हो और अल्टीमेटली मिलता नहीं है। क्या कारण है इसका? रोजगार को लेकर आपकी जो नीति है वो युवाओं को फांसी लगाने पे मजबूर करने वाली है। मुख्यमंत्री जी, पीएससी के रिजल्ट को लेकर, पीएससी की एग्जाम को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। आप किस मिट्टी के बने हैं कि पीएससी के जितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर आके उनने डंडे खाए, पर आपके कानों में जू नहीं रहेंगी। उन विद्यार्थियों को आप किस तरीके से आगे डील करेंगे, किस तरीके से उनका भविष्य बनाएंगे? हमारे ही तो बच्चे हैं, वो आप ही रेप हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आप देखिए कि माइनर्स के साथ ज्यादा रेप हो रहे हैं। खंडवा में 4 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। मैं यही बात इससे पहले आप आए उससे पहले मैंने कही कि शिवराज सिंह चौहान फांसी की सजा लेके आए महिलाओं पर बलात्कार और बेटे बेटियों पर अत्याचार। जब फांसी की सजा देने का डर भी नहीं रहा, इसका मतलब है कानून का डर चलता जा रहा है, घटता जा रहा है, पुलिस का डर घटता जा रहा है, भ्रष्टाचार इतना प्रबलता से लागू होने लगा कि किसी भी रूप में अपराधी डरना बंद हो गए। ये फेलिवर है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जर्नलिज्म भी कह रहा है और ये देश की सरकार नरेंद्र मोदी की भी सरकार को कह रही है। इस अपराध के, बलात्कार के, महिलाओं के अत्याचार के मामले में -100 नंबर है शिवराज सिंह सरकार के, -100 नंबर। तो जैसी -100 नंबर लाने वाली सरकार को जितनी जल्दी हो प्रदेश से हटना चाहिए। 23 का इंतजार करो, इनको हटना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में पोस्टर सामग्री बनी नहीं है, जब होगी तो आप लोगों को उसको अवगत कराया जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है भीड़ का, देश का ऐसा कौन नागरिक है या जितने आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी है कि आपके किसी परिवार का एक सदस्य बताओ जिसके मोबाइल पे ये यात्रा नहीं आई हो। डिजिटल रूप से पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिजिटल रूप से उस सहभागी बन रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रयास है इस बात का कि जो मुद्दे हैं देश में, वो चाहे रोजगारी के हो, चाहे महंगाई के हो, चाहे
किसानों की आय के हो, चाहे सामाजिक समरसता के हो, इससे देश अवगत हो रहा है। जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है, आपको हैदराबाद में कल 1 लाख लोग से ज़्यादा कम दिखे। ऐसे कौन सा दिन था जब 50,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जब 1 लाख लोग किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा से इंटरेक्ट नहीं होते हैं? जब जिस दिन आज हम बात करने से 2 दिन पहले 4 करोड़ लोगों ने डिजिटल पे राहुल जी के भाषण को सुना है, आप चेक कर सकते हो। 4 करोड़ लोग, अगर किसी एक राजनेता, आज तक कोई भी इतना बड़ा मैसेज देश में नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से नहीं हुआ, न सत्ता में बैठे हुए देश के नेताओं का हुआ, न विपक्ष में बैठे हुए हुआ। तो ये अपने आप में सार्थकता है कि जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं उससे देश की जनता। दिन पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी समूह के सामने आदिवासियों के सम्मान की, उनको सुविधा देने की, आदिवासियों के संघर्ष की और उनके महापुरुषों का आज़ादी में जिस तरीके से योगदान रहा उसकी बातें कही और स्तुति की। हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का अपहरण आप लोग मध्य प्रदेश में करते हो, करवाते हो। आपकी कानून व्यवस्था एक तरह से लचर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के रिकॉर्ड के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को कहा, साथियों, अद्भुत अत्याचार है। दलितों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो, चाहे दमोह की घटना हो, चाहे गुना का रेप कांड हो, चाहे अलग अलग जिलों से जो आती हुई सूचनाएं हैं, वो ये बार बार बताती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे गृह मंत्री रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और रोज बयान देते हैं जो रोज ये बताता है उनकी अकर्मण्यता उनके बयानों से दिखती हुई है। किसान हमारा भगवान है, हम उसके भक्त हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, कृषि कर्मण्य अवार्ड मुझे मिले। किसान का कर्जा खा गए ये लोग, किसानों की लागत 4 गुना कर दी और हद तो तब हुई तब अब लगातार बिजली के बिलों के नाम पर किसानों के साथ यातनाएं हो रही है। यातनाएं, खाद को लेकर दम तोड़ रहे हैं किसान लाइनों में लग लग के। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 2020 तक आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आत्महत्या का ग्राफ दुगना हो गया। आज आप खाद अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो हमारे किसान भाइयों को। एक तरह तो आप कहते हो कि खाद की कोई कमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा यूरिया कोटिंग खाद हमने किया जब से खाद की किल्लत समाप्त हो गई, यूरिया की किल्लत समाप्त हो गई। और दूसरी तरफ किसान लाइनों में लग लग के अपनी जान दे रहे हैं खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण होगा उसमें वो किसान जिनका आय व्यय या जिनका व्यवहार है सोसाइटियों से, उन्हीं को खाद मिलेगा, नगद खाद नहीं देंगे। जगह जगह किसान पीड़ित और दुखी हो रहे हैं। जब आप वोट लेते हो तो क्या जिन खातों से व्यवहार होता है उन्हीं के लेते हो? जिन किसानों ने सोसाइटियों में अपने खाते चालू रखवाए, क्या उन्हीं से वोट लेते हो? जब आप वोट सारे किसानों से लेते हो तो यूरिया सबको क्यों नहीं, डीएपी सबको क्यों नहीं, खाद क्यों नहीं, एनपीए क्यों नहीं? ये दोहरा व्यवहार कैसा आपका? मैं मानता हूं कि अभी हमारे देश के अध्यक्ष बदले गए हैं। मध्य प्रदेश में जब भी जो भी चेंज होंगे, अभी हमारा ध्येय है 23 के चुनाव में जीतना, मध्य प्रदेश में एक सरकार जनता की बने उसके लिए प्रयास करना और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा आ रही है, लोग कम दिख रहे हैं। खड़गे जी भी पोस्टर सामग्री से गायब है। आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी सरकार किसानों के हत्यारी सरकार है।
जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, अनाचार और आत्महत्या करने पर मजबूर करती है आपकी सरकार, इसलिए और आत्महत्या का ग्राफ भी डबल हो गया। इसका मतलब है आपके किसानों की हत्यारी सरकार है। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से, खाद की किल्लत को समाप्त की जाए। अभी सोयाबीन के टाइम पर जिस तरीके ओला पाला और पानी की अतिवृष्टि हुई, किसानों की सोयाबीन खेतों में सड़ गई। आपने एक बार भी बार बार चिल्लाते थे आप कि किसान मंत्रियों को खेतों में जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को खेत में जाना पड़ेगा। इस बार क्या आपको नींद आ गई? आप सो गए या इवेंट करने में आप लगे रहे तो किसानों की सुध नहीं आई आपको? इस बार क्यों मुआवजे की बात नहीं की आपने? जब किसानों की फसलों का, सोयाबीन का एक दाना भी घर नहीं आया, तो फिर मेरी सरकार ने, किसानों की सरकार ने, आप हमारे मुख्यमंत्री, आपने मुआवजे की बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं केंद्र से मांग की? ये बात इस बात का घोतक है कि आप बदला लेना चाहते हो किसानों से। जब आपकी सरकार गिराई थी, लगातार आपके कृत्य उस तरीके के दिखते हैं। फिर 23 में चुनाव है, फिर किसान देख रहा है, समझ रहा है। अधिग्रहण जमीनों का, वो चाहे देवास की जमीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे इंदौर की जमीन अधिग्रहण की बात हो, या अन्य जिलों की जमीन अधिग्रहण की बात हो, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाके 1 का 4 ग्रामीण क्षेत्र में जितनी गाइडलाइन है उससे 4 गुना पैसा मिलेगा, और आपकी सरकार बिना पैसे में जमीन अधिग्रहण तानाशाही तरीके से करना चाहती है। यह बर्दाश्त से बाहर है। मैं फिर से मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, देवास का अधिग्रहण किसी भी हालत में, जो आपने योजना लागू की बिना मुआवजे से, बिना किसानों से बात किए, किसानों से आपस में कन्वर्सेशन किए, अगर आप जमीन का अधिग्रहण करते हो तो आप किसान, जैसा मैंने कहा, आपकी हत्यारी सरकार है, किसानों की हत्यारी सरकार। ये अन्याय करते हो, और 23 में इसका बदला भी किसान लेगा वापस। तो मैं देखा जाता है कि जो नेता तारीफ करते नजर आते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तारीफ की थी, बीजेपी में शामिल हो गए। गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब अशोक गहलोत ने तारीफ की है, क्या माना जाए? जहां तक प्रश्न है, बहुत सीनियर नेता है अशोक गहलोत जी, और राजनीति में एक पद का अपनी गरिमा होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कर्मों को, उनके कार्यों को क्रिटिसाइज करना और उसको आईना दिखाना हमारा धर्म है, विपक्ष का धर्म है। क्या ये सवाल नहीं है देश में कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी? नरेंद्र मोदी जी ने 16 करोड़ रोजगार के बजाय 75,000 रोजगार अभी थोड़े दिन पहले दिए, जो रेगुलर चलते हैं। क्या इस देश में ये हालात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश हमारा बन गया? क्या इस देश में ये आज आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ स्टैंड अप इंडिया का, क्या हुआ उन नीतियों का जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी? क्या मेरे देश में आज इस बात की आवश्यकता नहीं दिखती आपको कि मध्य प्रदेश में देश में हर तरह की अराजकता है? सबसे ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा आत्महत्याएं देश में हुई, जो रिकॉर्ड है। पिछले समय से ज़्यादा सरकारी हत्याएं हुई, जो रिकॉर्ड है। कोविड की हो, चाहे मोरबी डैम की ब्रिज की हो, चाहे अन्य ऐसी बातें जो कलंक है इस देश के लिए, इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए, तो समय पे वो बात भी की जाती है। समय पे ये बात भी की जाती है कि गांधी का देश है। अगर इस देश का नागरिक विदेश में भी जाता है, कोई पद पे रहने वाला आदमी विदेश में भी जाता है, तो गांधी के नाम पे उसकी इज्जत होती है, अहिंसा के नाम पे होती है, सत्य के नाम पे होती है। ये लोकतंत्र हमारा ऐसा है, उस नाम पे होती है। तो मैं समझता हूं इसको तो सकारात्मक लेना चाहिए। आज से कांग्रेस किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी है। जैसा सेना के सम्मान में देश एकजुट होता है, राष्ट्रभक्ति के साथ खड़ा होता है, वैसे ही किसान के सम्मान में पूरा देश एकजुट होना चाहिए। किसान की समस्याओं को लेकर जब भी, जहां भी, जैसा भी काम होगा, कांग्रेस उनके साथ रहेगी। तो है, पर आप आपकी राजनीतिक मस्ती में, मौज में, आप राजनीतिक रूप से सत्ता को हथिया कर उसको भोगने में लगे हैं, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं करते। तो मैं फिर से मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम ये बातें लगातार करते आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी भी इस बात को बड़ी प्रमुखता से करेंगे
मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को प्रवेश करेगी और 3 तारीख तक उज्जैन आगर से सुसनेर से वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। लगभग 20 तारीख से 3 तारीख तक इस यात्रा का मध्य प्रदेश के आमजन, किसान, युवा, हमारे परिवार के राजनीतिक कार्यकर्ता, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के स्वायत्त संस्थाओं के मेंबर, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग परिवार के लोग उनसे मिलने को, उस यात्रा को सहयोग करने के लिए एक तरह से बहुत उत्साहित है। मैं मानता हूँ ये सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से आम जनता देखती है। फिर से वो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, कमलनाथ की सरकार बने, इसके लिए आम जन की संभावनाएं, भावनाएं हमारे साथ जुड़ती जा रही है। मैं मानता हूं कि ये सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे और उन पर निर्णय भी लेंगे। अनिर्णय के दौर से मेरा प्रदेश चल रहा है। मुख्यमंत्री बना रहा हूँ इसलिए अराजकता हद दर्जे की चल रही है। हर मंत्री लूटने में लगा है, हर मंत्री बयानबाजी करता है, पर अनुशासन के नाम पर केवल भाषण दिए जाते हैं, क्योंकि सब लूट के हिस्से की लड़ाई में एक साथ मिलकर प्रदेश को लूटना चाहते हैं, कर्जदार बनाकर लूटना चाहते हैं और मुख्यमंत्री आंख मूंद कर देख रहे हैं। मैं मानता हूं ये सारी घटनाएं प्रदेश की जनता देख रही है और सबक सिखाएगी। धन्यवाद। अभी आप आए उससे पहले इसका उत्तर दिया कि पैसा एक्ट लागू करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के भी एजेंडे में था। ये सरकार 4 साल जब सरकार हथियाई जब से सोती रही, अब चूंकि चुनाव आए तो इस तरह की बात कर रही है। फिर भी पैसा एक्ट लागू करे, हम इसके साथ हैं। प्रदेश में खाद को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान। सहकारिता मंत्री बोले, प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था सभी किसानों के पास व्यवस्था सरकार करेगा। कमलनाथ की सरकार की वजह से बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर हुए। कमलनाथ ने कर्ज माफी की घोषणा कर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर डाल दिया। डिफॉल्टर किसानों को नगद खाद देने की व्यवस्था की गई है। सेल्स काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छी बारिश की वजह से प्रदेश में खाद की मांग बढ़ी है। उनके लिए व्यवस्था किसानों के लिए कर रहे हैं। उसके लिए हम मार्केट के काउंटर बढ़ा रहे हैं, सेल काउंटर बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो 8,000 हमारी इसके माध्यम से दे रहे हैं, कौन से कृषि विभाग के माध्यम से, उन सब में भी सरकार के लोग वहाँ बिठाल के उनको भी ज़्यादा काउंटर करने वाले। 8,000 की जगह 16,000 कर देंगे, क्योंकि एक दुकान पे भीड़ लग रही तो उसका आधा आधा करके हम 3 दुकानें कर देंगे। वहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी। उनका जो प्राइवेट आदमी है बेचने वाला, उनका आदमी रहे, प्लस हमारा सरकारी आदमी रहे, उसकी व्यवस्थाएं हम लोग खड़ी कर देंगे। इसके कारण क्या हुआ कि जो भीड़ इकट्ठी दिख रही है, क्योंकि किसान इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, तो वो सब विषय ठीक होके और 2-3 दिन में 100% कंफर्टेबल होकर किसान खाद ले सके। दूसरी ओर सर, कांग्रेस बीजेपी नेता जो है वो इस कालाबाजारी में भी शामिल है। खादों की कालाबाजारी हो रही है। आप कह रहे हैं डिफॉल्टर किसान भी परेशान हो, जो कमलनाथ की सरकार के दौरान कर्ज माफी नहीं हुई, इसको लेकर क्या? मेरा कहना है जहाँ भी कोई शिकायत अगर आती है, कांग्रेस का तो इस प्रकार का विपक्ष के लोग हैं तो बयानबाजी करना उनका धर्म भी बनता, करते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई अभी तक शिकायत जहाँ आई नहीं, आएगी तो दबा के कार्रवाई करेंगे। कोई भी हो, कितना बड़ा भी आदमी हो। यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाने वाले हैं, आज से कंट्रोल रूम बना के, और इसकी मॉनिटरिंग में मैं स्वयं बैठूंगा, हम लोग सब मिलकर अधिकारी भी बिठाएंगे। ऐसा कहीं कोई कंप्लेंट होगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे सीधा। थैंक यू। लेके जो मीटिंग हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में खाद की क्राइसिस बताई जा रही है, तो क्या वास्तविक स्थिति क्या है? एक्चुअली बहुत अच्छा बारिश होने के कारण मध्य प्रदेश में खाद की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अभी मैं लगातार प्रवास पर था, कल मैं रायसेन जिले में था, परसों सागर के कई नीचे की विधानसभाओं में भी था। तो खाद की उपलब्धता जो हमने डिमांड रखी है वो हमको पूरी दी गई है। खाद की वितरण प्रणाली में के संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महत्वपूर्ण बैठक की थी। रात के 10:30-11 बजे बैठे थे हम लोग, से हिसाब से लेकर सभी लोगों से चर्चा हुई उस सब विषयों में। आज उस विषय में सभी पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स की मीटिंग मुख्य सचिव महोदय ले रहे हैं और हम लोग को उसमें कोऑर्डिनेशन के काम में दिया है। तो 100% किसान बंधुओं को मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। सभी की खाद की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी सरकार कर रही है। टोटल मिला के अभी जो है ना, रबी की फसलों जो अभी शुरू हो रही है, तो माह अक्टूबर 2022 से तो यूरिया का आवंटन 6 लाख मैट्रिक टन है। तो 6 लाख मैट्रिक टन में जिसके विरुद्ध हम 3.64 लाख मैट्रिक टन यूरिया
ट्रांजिट सहित प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से 2.36 लाख मैट्रिक टन अप्राप्त है, वो हमारा अभी आ जाएगा जैसे ये पूरा बढ़ जाएगा। फिर डीएपी का अक्टूबर 2022 तक हेतु आवंटन 4 लाख मैट्रिक टन का है, जिसके विरुद्ध करीब 2.65 लाख मैट्रिक टन हमको प्राप्त हो गया है। जो बाकी बचा हुआ वो भी हमारा नवंबर माह में हम पूरा ले लेंगे। तो इसलिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश सरकार ने दिया, वो पूरी उपलब्ध है। वितरण की व्यवस्थाओं में क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का थोड़ा, जो किसान 0% पे खाद और बीज लेते हैं, तो पिछले बार के जिनने अपना जमा कर दिया, क्योंकि 0% पे हम लोग देते हैं, तो ड्यू जो किसान थे वो सबको हम खाद वहाँ दे ही रहे हैं। कई किसान डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर के कारण है तो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि कर्जे माफी की घोषणा कर दी और कर्जे माफी पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे डाल दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, ये छोटी छोटी अंश पूंजी से पैक्ट सोसाइटीज बनती है। तो उसके कारण कई किसान अपात्र हो गए हैं। उनकी व्यवस्था भी 2-3 प्रकार से आज की मीटिंग में फाइनल कर रहे हैं। बातचीत हो गई है हमारी सीएस साहब और सबसे विषय में चर्चा हो गई माननीय सीएम साहब से। तो जो हमारी मार्कफेड के द्वारा डबल लॉक के जो गोदाम है वहाँ से बांट रहे हैं, ऐसे बाकी प्राइवेट लोगों को भी अभी लगभग जो है ना 250 जगह से मार्कफेड के द्वारा हम दे रहे हैं, जो कि डिफाल्टर किसान हो चुके हैं, उनको नगद खाद दे रहे हैं। तो वो लगभग हम 800,000 संख्या तक लेके जाने वाले उन सब जिसको कहेंगे उन गोदामों के वहाँ से सेल काउंटर बोलेंगे। दूसरा लगभग जो है ना 70% कोऑपरेटिव सोसाइटी खाद बांटती है और 30% कृषि विभाग के माध्यम से खाद जाता है। तो उनकी लगभग 8,000 दुकानें हैं। तो 8,000 दुकानों में कोई गड़बड़ ना हो तो सरकार ये विचार कर रही है, आज निर्णय करने वाली है कि उसमें भी हमारे कर्मचारी वहाँ बैठ के एक पर्ची काट के सभी को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ खाद बांट देंगे। जिसमें हमारे पटवारी है, हमारे आरआई हैं, तहसीलदार हैं, कृषि विभाग का अमला है, सहकारिता विभाग का अमला है। तो उसके कारण जहाँ थोड़ी गड़बड़ियाँ हुई भी होंगी, मतलब गड़बड़ियाँ वितरण में कहीं थोड़ा भीड़ भाड़ हो रही होगी, 3 दिन में पूरा हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सर आपने कहा कुछ किसान रानीताल में गेट नंबर 1 के पास विकास अग्रवाल नामक युवक क्रिकेट के सट्टे का कारोबार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने बताए हुए ठिकाने पर दबिश दी, तब भी वह क्रिकेट का सट्टा लगा रहा था, जिस पर पुलिस ने मौके से 3,13,000 रुपये बरामद किए। इसके साथ ही 8 मोबाइल सहित LED टीवी भी बरामद की है। पुलिस ने के अनुसार आरोपी लंबे समय से सट्टों का कारोबार कर रहा है, जिसको आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। हाँ अभी रुको ना, आएगी सही आप बैठ जाओ, आप बैठ ना, अरे आप बैठ तो यही बोले यार इन लोग से कोई इन्हीं में से कोई टीचर तय कर लो, वो अपने को सिखा दे तो रिटायरमेंट वाला विक्की और विकास अग्रवाल रानीताल गेट नंबर 1 के पास अपने घर से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर क्राइम की टीम के साथ लाडगंज थाने की पुलिस ने जाकर कार्रवाई की है। उसके घर से 3,13,900 रुपये, 8 मोबाइल, LED, लैपटॉप ये सब जब्त किया गया है। टीवी भी जब्त की गई है और उससे पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। ये कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है। ये कहाँ पे हुआ था रेट? रानीताल गेट नंबर 1 के पास। कितने आरोपी हुए थे? 1 विकास अग्रवाल। किस पे चल रहा था इसका सट्टा? कोई मैच वगैरह? भारत के साथ आज मैच था। कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने जारी संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के 68वें
स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्थापना दिवस पर सभी 52 जिलों में स्थापना दिवस के कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। मंत्री पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया है। इंदौर को लगातार 6 वर्षों से देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार मिला है। भोपाल भी स्वच्छता में अव्वल नंबर पर है। छिंदवाड़ा जो मेरे प्रभार का जिला है, उसे भी स्वच्छता में 3 बार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की जनता और छिंदवाड़ा के लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि 2023 में भी हमारा प्रदेश देश में पहले पायदान पर रहेगा। नमस्कार, आप सभी प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश की 67वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा प्रदेश उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्थापना दिवस मना रहा है। सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, अनेक प्रकार के कार्यक्रम करके हम खुशियां मना रहे हैं और स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया। इंदौर लगातार 6 वर्षों से देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल रहा है। भोपाल भी राजधानी में प्रथम स्थान पर है स्वच्छता में। और इसी प्रकार मेरे प्रभार जिला छिंदवाड़ा भी 3 पुरस्कार स्वच्छता में प्राप्त करके एक कीर्तिमान बनाया। उसके लिए छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों का, जनप्रतिनिधियों का और नगर निगम और जिला प्रशासन के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है। आप सबको पुनः 2023 के जबलपुर के नगर निगम में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर हो रही लगातार चोरियों को अब यही लगने लगा है कि कहीं अधिकारी इसमें जांच की बात कर रहे हैं जाते हैं जिसमें चोरियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा ही मामला अब उस वक्त संज्ञान में आया जब अतिक्रमण विभाग में रखी हुई एक लग्जरी कार के 4 पहिए चोरी हो गए। वहीं अतिक्रमण विभाग के अधिकारी ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आपको बता दें कि निगम आयुक्त आशीष वरिष्ठ के निर्देश अनुसार शहर भर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने और जब्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कार्रवाई के दौरान जो सामग्री जब्त की जाती है उसे अतिक्रमण शाखा परिसर में रखा जाता है। जी सर, जिस तरीके से अतिक्रमण विभाग में जो टायर चले गए कार के 4 दिन पहले पूर्व में भी चोरी हुई है, ये क्या है पूरी स्थिति? अभी जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थी उसको संज्ञान में लेते हुए आयुक्त महोदय द्वारा जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश उपरांत इस कमरे से, जिस दल प्रभारी के कमरे से सामान चोरी हुए थे, तो संबंधित दल प्रभारी को अभी प्रभार से अलग कर दिया गया है। साथ ही और इसके अलावा जो विभाग में चोरी ना हो इसके लिए यहाँ पे रात में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ साथ और सुरक्षा बनी रहे इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं जो कि आज लग चुके हैं। सर, अभी गाड़ी के 4 टायर चले गए हैं। नगर निगम के अंदर से इस तरीके की वारदात हो जाना एक बीचों बीच स्थल है, ये कहीं एक बहुत ही संवेदनशील। मुझे भी इसकी जानकारी कल प्राप्त हुई थी तो कल ही मैंने इस विषय को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा था और जानकारी भी दी थी। तो इसमें भी कार्रवाई चल रही है और इसकी सूचना थाने में दी जा चुकी है।
दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी अगर ये मिलते हैं तो, क्योंकि ये विभाग से जुड़े ही लोग हो सकते हैं या कर्मचारी हो सकते हैं, बाहर के लोग तो आ नहीं सकते। तो किस तरीके की नगर निगम और आपके द्वारा कार्रवाई? दोष सिद्ध हो जाने पर जो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई होती है, जो आयुक्त महोदय उसमें उचित निर्णय लेंगे, आयुक्त महोदय के अनुसार उसमें कार्रवाई। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।